दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र का पेपर लेकर आए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 का। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। हमारे पास 3 घंटे का समय दिया रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा और 100 नंबर का पेपर होगा हमारा। और आपके पास एक कुछ निर्देश दिए हैं, आप निर्देश को पढ़ लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न जो हमारा होगा वो बहुविकल्पी होगा। तो चलिए, तो हमारा पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है, सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था, किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग मार्शल ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दूसरा है, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। तो पूर्ति जो है वह कीमत से जुड़ी होती है। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। और तीसरा है, एकाधिकारी बाजार क्या प्रदर्शित करता है। तो एकाधिकारी बाजार जो है उसमें प्रदर्शित होता है कि जो वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको नमस्कार सलाम करते हैं। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, यानी कि इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। तो एकाधिकारी बाजार इन क्या प्रदर्शित करता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारे पास चौथा, अस्थाई पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो अस्थाई पूंजी के उपभोग को पूंजी निर्माण भी कहते हैं, मूल्य ह्रास भी कहते हैं और निवेश भी कहते हैं। यानी कि इस चौथे का हो जाएगा इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा। और अब अगला हमारा पांचवा प्रश्न है कि अभावी मांग की दशा में रोजगार का स्तर। अब बताओ कि जब अभावी मांग रहती है तो उस समय रोजगार का स्तर कैसा होता है। तो अभावी मांग की दशा में रोजगार का स्तर भी घटा रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। हमारे पास दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो दूसरा देखो, इसका पहला जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए विनिमय का माध्यम मुद्रा का डैश 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 कार्य है। तो ये कह रहा है जो विनिमय का माध्यम मुद्रा है इसका क्या कार्य है। तो इसका कार्य है लेन देन को सुविधाजनक बनाना। मुद्रा का कार्य है लेन देन को सुविधाजनक बनाना। और यहाँ पे हो जाएगा सुविधाजनक बनाना लेन देन को। और दूसरा है, भुगतान संतुलन में व्यापार की दृष्टि और डैश दोनों मदों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, आप लोग इसको एक बार अच्छे से कहीं देख लीजिएगा बुक में। यहाँ पर जो है भुगतान संतुलन में व्यापार की दृष्टि आयात और निर्यात दोनों मदों को शामिल किया जाता है। यहाँ पे आयात और निर्यात होगा, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे पास तीसरा जो है, आयकर डैश 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 कर का उदाहरण है। आयकर जो है किस कर का उदाहरण है। तो दोस्तों आयकर जो है वह वार्षिक कर का उदाहरण है, वार्षिक यहाँ पे आ जाएगा। और चौथा है, संसद में बजट डैश किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो संसद में जो बजट होता है वह वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, इसमें भरा जाएगा वित्त मंत्री। और पांचवा है, मध्यमान बराबर। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं। तो मध्यमान निकालते हैं सभी परिणामों का योग, सभी परिणामों का योगफल बटे सभी परिणामों की संख्या, या तो सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। तो यहाँ से हम मध्यमान निकाल लेते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा तीसरा है, सत्य असत्य लिखिए। सत्य और असत्य लिखना है। तो देखो कह रहा है चाय और काफ़ी पूरक वस्तुएं नहीं हैं। तो देखो पहले बताएं कि पूरक वस्तुएं होती क्या हैं। पूरक वस्तुएं ये वस्तुएं होती हैं जैसे कि यदि दो वस्तु हैं, यदि एक को हटा दिया जाए तो दूसरे का उपयोग करने में कठिनाई हो जाए तो उसे हम पूरक वस्तुएं कहेंगे। तो देखो चाय और काफ़ी, यदि कोई इंसान चाय पिएगा तो काफ़ी नहीं पिएगा, यानी दोनों में से कोई एक रहेगा तो चल जाएगा। यदि काफ़ी पी ले तो चाय की ज़रूरत नहीं। देखो काफ़ी पी ले तो चाय की ज़रूरत नहीं, यानी कि दोनों में से किसी एक की ज़रूरत है। तो यानी कि दोनों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये पूरक वस्तुएं नहीं होंगी। तो क्वेश्चन में भी यही लिखा है कि चाय और काफ़ी पूरक वस्तुएं नहीं हैं। तो ये जो हमारा पहला है यह हो जाएगा सही, यानी कि ये सत्य कथन है। ये हमारा पहला क्या है, पहला हमारा सत्य है। और दूसरा क्या कह रहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य प्राप्त करता होती है। तो पूर्ण बाजार प्रतियोगिता में फर्म जो है यह मूल्य प्राप्त करता होती है, यह भी सत्य है। यानी कि हमारा दूसरा भी हो गया सत्य। और तीसरा जो है, उपभोग की मांग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तो यह भी हमारा हो जाएगा सत्य, यानी कि हमारा 1 2 3 जो है यह तीनों सत्य है। और देखो चौथा है कि विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य नहीं है। देखो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य होता है वह विनिमय का माध्यम ही होता है। मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि
प्राथमिक कार्य नहीं है, यानी कि इसका जो चौथा ऑप्शन है यह असत्य हो जाएगा। यानी कि हमारा जो चौथा है वह असत्य है। 1, 2, 3 हमारे सत्य थे और चौथा असत्य है। और चौथा है पांचवा, भुगतान शेष सदैव संतुलित रहता है। अब भुगतान शेष क्या होता है? जब दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे भुगतान शेष का, जो दो देशों के बीच भुगतान लेन देन होता है, आयात निर्यात होता है, उसे भुगतान शेष कहते हैं। तो भुगतान शेष संतुलित नहीं रहता है दोस्तों, कभी किसी देश से कम आयात होता है तो कभी किसी देश से अधिक निर्यात होता है, एक घटता बढ़ता रहता है। यानी कि ये हमारा पांचवा भी हो जाएगा असत्य, यानी कि हमारा पांचवा भी असत्य है। अब चलिए देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। चौथा है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, ए और बै दिया है, इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। तो देखो एक एक करके पहले समझते हैं। तो पहले देखते हैं असंतुलित बजट। असंतुलित बजट क्या होता है? देखो मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दूं, अभी इसमें क्वेश्चन सही से नहीं आया है। देखो असंतुलित बजट यानी कि हमारा जो पांचवा है, देखो असंतुलित बजट जो हमारा आय की अपेक्षा अधिक खर्च करना, इसमें क्वेश्चन आया नहीं है दोस्तों। असंतुलित बजट मतलब क्या होता है कि जब हम अपनी आय से ज़्यादा खर्च करते हैं तो हमारी जो बजट होती है वो असंतुलित हो जाती है। और उसके बाद चौथा जो है उत्पादन शुल्क। चौथा जो है उत्पादन शुल्क, ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। उत्पादन शुल्क जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। और तीसरा जो है व्यापार संतुलन। तो व्यापार संतुलन जो है तीसरा हमारा जो व्यापार संतुलन, मांग और पूर्ति जो है हमारा व्यापार संतुलन पे चला जाएगा। और मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यहाँ पे मुद्रा विनिमय का कार्य करती है दोस्तों, यहाँ पे रहेगा मुद्रा वह है जो विनिमय का कार्य करती है। तो यह परिभाषा जो था होर्टले विदर्स ने दिया था। होर्टले विदर्स ने यह परिभाषा दिया था। और साम्य कीमत क्या है? तो साम्य कीमत हो गया वस्तुओं का आयात निर्यात। साम्य कीमत हो गया वस्तुओं का आयात और निर्यात। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न। हमारे पास पांचवा है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमारा पांचवा जो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला जो प्रश्न है, कीन्स द्वारा 1936 में लिखित पुस्तक का नाम लिखिए। तो कीन्स ने 1936 में जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक लिखा था। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा है एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का जो पूर्ण रूप है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। और चौथा है बजट से आप क्या समझते हैं? तो बजट क्या होता है? बजट हमारा जो पैसा होता है उसे खर्च करने की जो योजना बनती है। हमारा आय जो होता है उसे खर्च करने की जो योजना होती है उसे हम बजट कहते हैं। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, बजट से तात्पर्य है कि हम अपने पैसे, अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करें, उसके खर्च के लिए जो योजना बनाते हैं उसी को बजट कहते हैं। और अगला देखते हैं, यानी चौथा प्रश्न, 20 और 30 की वर्ग सीमाएं लिखिए। तो वर्ग सीमाएं क्या है? 20 जो है यह निम्न वर्ग सीमा है और 30 जो है उच्च वर्ग सीमा है। तो ये हो गया, बहुत ही आसान उत्तर था। और चौथा है निर्देशांक की उपयोगिता लिखिए। देखो दोस्तों, निर्देशांक की जो उपयोगिता है बहुत अधिक है। इसको लिखें तो एक पेज में हम आएगा, लेकिन हमको केवल एक वाक्य या एक शब्द में लिखना है। तो इसको लिख सकते हैं कि निर्देशांक की उपयोगिता जो है योजनाओं के सफल संचालन के लिए निर्देशांकों का बहुत अधिक उपयोग है। यानी योजनाओं के संचालन के लिए निर्देशांकों का बहुत अधिक उपयोगिता है। यदि निर्देशांक न रहें तो योजनाओं का सफल संचालन नहीं हो पाएगा। इसको एक वाक्य में आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, छठवां है कि मांग तालिका कितने प्रकार की होती है। तो मांग तालिका जो है दोस्तों, मांग तालिका 2 प्रकार की होती है। मांग तालिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत, एक होती है इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, और दूसरा होता है बाजार मांग तालिका। पहला होता है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरा होता है बाजार मांग तालिका। तो ये हो गया हमारे छठवें का उत्तर। अब चलिए देख लेते हैं कि तो अथवा करके दिया है, आप अथवा में से यानी कोई एक लिख सकते थे। प्रतिस्थापन वस्तुओं का अर्थ लिखिए। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। जैसे गुड़, शक्कर। गुड़ की जगह पे हम लोग शक्कर का यूज कर सकते हैं। कॉफ़ी, चाय, अभी मैंने पढ़ा था जो कि कॉफ़ी, चाय
वो प्रतिस्थापन वस्तुएं थी, इसीलिए वहाँ पर वो सही था, क्योंकि वो ट्रू फॉल्स में। तो ये प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? जिन वस्तुओं का उपयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं उन्हें हम प्रतिस्थापन, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, गुड़, शक्कर, इसे आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सातवां प्रश्न हमारे पास है, भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1449 ईस्वी में किया गया था। 1449 ईस्वी में किया गया था। किसका? भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1449 ईस्वी में किया गया था। और अथवा करके दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय गणना का जो काम करता है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और ऑर्गेनाइजेशन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इन दोनों में से कोई एक ही लिखना था। 8वां हमारे पास देखते हैं क्या। 8वां है, पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है? 8वां है, पूंजी की सीमांत क्षमता। तो दोस्तों, पूंजी की एक इकाई से जितना उत्पादन संभव होता है उसे ही पूंजी की सीमांत क्षमता कहते हैं। पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है? तो पूंजी की एक इकाई से जितना उत्पादन संभव हो सकता है उसे पूंजी की सीमांत क्षमता कहते हैं। अब अथवा करके दिया है, उपभोग फलन किसे कहते हैं? आप या तो पूंजी सीमांत लिखिए या तो उपभोग फलन। तो उपभोग फलन क्या होता है? देखो, जो हम खाने के लिए उपभोग बनाते हैं उसे उपभोग कहते हैं। जो हम खाने के लिए भोग बनाते हैं उसे उपभोग कहते हैं। लेकिन इसी में एक फलन होता है, एक विशिष्ट फलन होता है जिसे हम उपभोग फलन कहते हैं। तो दोनों में से आप किसी एक को लिख लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं आगे हमारे पास 9वां प्रश्न है कि प्रोफेसर हर्टले विदर्स के अनुसार मुद्रा की परिभाषा लिखिए। तो प्रोफेसर हर्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से। प्रोफेसर हर्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह सामग्री है जिससे हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। आप इसको लिखिए। अथवा करके दिया है, प्रोफेसर सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग इसके बुक से देख लीजिएगा इनका क्या परिभाषा था। और अगला देखते हैं 10वां, निम्नलिखित श्रेणी से विस्तार की गणना कीजिए। तो विस्तार को कैसे निकालते हैं? हमारे पास जो सबसे कम नंबर होता है और जो सबसे हाईएस्ट नंबर होता है उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम विस्तार कहते हैं। जो सबसे दोनों का अंतर होता है, सबसे कम और सबसे अधिक वाले का जो डिफरेंस होता है उसे विस्तार कहते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे कम क्या है? यहाँ पे सबसे कम है 100, सबसे कम है 100 और सबसे अधिक है 200। तो इसका विस्तार कितने का है? इसका विस्तार है 100 का। तो इसका विस्तार हो जाएगा 100। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।